दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने समकालीन समाजशास्त्र के संदर्भ में आज के जो विचारक हैं और जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है उनके विषय में बातचीत कर रहे थे, जो इनके साक्षात्कार से संबंधित पुस्तक पर आधारित थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाने की और कोशिश करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि समकालीन संदर्भ में जो कुछ हो रहा है, यानी आज के दौर में जो कुछ हो रहा है, उसको समाजशास्त्र के माध्यम से कैसे एड्रेस किया जाए। पिछली बार कई सारे आर्थिक संदर्भ हमारे सामने उभर करके आए थे और ये चर्चा की थी कि आज का जो विश्व है वो अनेक ऐसे अस्थिरताओं के और संकट के दौर से गुजर रहा है जिसके विषय में कभी सोचा नहीं गया था। ये बदलाव किस तरह का होगा ये नहीं सोचा गया था। और अब ये चर्चा भी की जाने लगी है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि वह विकास की प्रक्रिया जो एक लंबे समय तक चले, वो पूंजीवादी विकास के साथ तो नहीं जुड़ सकती। यानी पूंजीवादी विकास किसी भी रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पूंजीवाद मुख्य रूप से लाभ पर आधारित है। वह लाभ जो कि मोनोपोली के द्वारा, कुछ पूंजीपतियों के द्वारा संकेंद्रित किया जाए, और अगर कुछ पूंजीपति जिनके साथ अब राज्य भी सहयोग कर रहा है, अगर वे सब उस लाभ को एकत्रित करते हैं, यानी उस पर एकाधिकार स्थापित करते हैं, और विश्व की अधिकांश जनता इनकम की दृष्टि से और वेल्थ की दृष्टि से एक शार्प इनइक्वलिटी के सिस्टम में एंटर हो जाती है, तो वह विकास कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा। उसमें अनेक प्रकार के डिसेंट आएंगे, अनेक प्रकार के सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल चैलेंजेस उभर करके आएंगे, किसी तरह के मूवमेंट्स उभर करके आएंगे। सिविल सोसाइटी वर्सेस पॉलिटिकल सोसाइटी का एक दौर हमारे सामने उभर करके आएगा और वह विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एक तो हमें इस तथ्य को ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा ये कि विभिन्न देश आज एक नए प्रकार के उलझाव का शिकार है, और वह उलझाव कहीं ना कहीं हमारे अपने व्यक्तित्व के समूचे पक्षों को प्रभावित करता है। जैसे विभिन्न देशों की अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी और उनके कल्चर सिस्टम का आज मूल्यांकन करें, तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वो एक राष्ट्र होना चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक नेतृत्व होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए, एक प्रकार के मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, डेवलपमेंट के मॉडल की जो पॉलिसीज हैं वह भी सभी राज्यों के लिए एक होनी चाहिए। यानी फेडरलिज्म को अंडरमाइन करते हुए यूनिटरी करेक्टर को, यानी एक एकात्मक जो पक्ष है उस एकात्मक पक्ष को स्थापित करना और संघीय ढांचे को कहीं ना कहीं एक साइड लाइन कर देना, ये हमारे सामने उभर करके आ रहा है। समाजशास्त्र दृष्टि से हमारे लिए जरूरी हो जाता है समझना कि हम मल्टीपल डायमेंशंस की बात करते हैं। दूसरे रूप में कहें तो हम मल्टी कल्चरलिज्म की बात करते हैं, हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम प्लूरलिटी की बात करते हैं। तो अगर प्लूरलिटी, डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चरलिज्म, यह सब समाजशास्त्रीय दृष्टि से काफी कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं, तब फिर यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस तरह का ये जो
वन नेशन वन कल्चर वन इलेक्शन की ये जो थियरी चल रही है, उनके चलते हुए राज्यों के बीच के और केंद्र के बीच के जो विमर्श हैं, उन विमर्श में उत्पन्न होने वाले तनाव समूचे देश की राजनीतिक प्रणाली को, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली को प्रभावित करेंगे, और जिसका असर हर किस्म की गत्यात्मकता के ऊपर होगा। तो इसे भी समझने की जरूरत है कि इस दृष्टि में हम क्या करने का प्रयास करें। एक पक्ष और भी उभर करके आ रहा है दोस्तों, जिस तरह से ग्रीनलैंड का सवाल आया है, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि जो लोग ग्रीनलैंड को डेनमार्क के साथ जोड़े रखने के पक्षधर हैं, उन सब के ऊपर हम टैरिफ लागू करेंगे, और उस टैरिफ को फिर आगे चल करके 25% कर दिया जाएगा। यानी विश्व के कुछ शक्तिशाली देश अन्य देशों की सोवरेंटी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये एक तरह का इंपीरियलिज्म है। मैंने पिछली बार भी ये इस बात का शायद संकेत दिया था कि लेनिन ने ये कहा था कि पूंजीवाद का जो रास्ता है वह विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे साम्राज्यवाद की तरफ चला जाता है। जब सोवियत संघ और साम्यवादी व्यवस्थाएं थीं, तब उस तरह का साम्राज्यवाद डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बाईपोलर वर्ल्ड था, और बाईपोलर वर्ल्ड के साथ साथ कहीं ना कहीं नॉन अलाइन मूवमेंट के रूप में मल्टीपोलरिटी भी हमारे सामने थी। लेकिन अब वो स्थितियां या तो है नहीं, और अगर हैं तो वो इतनी कमजोर हैं कि पूंजीवाद के उस ढांचे को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा संचालित हो रहा है, और उसमें उनके जो कुछ मित्र देश हैं वो उस संचालन में सहयोग कर रहे हैं, अगर वो स्थिति धीरे धीरे आती है, पूंजीवाद का वह स्वरूप एकाधिकारवादी पूंजीवाद की तरफ जाता है, और वही जब विभिन्न देशों के ऊपर या उनकी अपनी सोवरेंटी के ऊपर आक्रमण होते हैं, तो उसे ही हम साम्राज्यवाद के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये साम्राज्यवादी व्यवस्था हमारे सामने धीरे धीरे उभर करके आ रही है? एक तो ये पार्ट समझने की जरूरत है। दूसरा ये भी पार्ट हमको समझना है कि जो हमारी अपनी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उन सांस्कृतिक संस्थाओं में न्याय और शक्ति के मध्य का क्या संबंध होना चाहिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन करके हमारे सामने आया है। सैद्धांतिक रूप से ये कहा जा सकता है कि न्याय और शक्ति के मध्य एक सकारात्मक सहसंबंध होता है। अगर न्याय की प्रणाली सशक्त है, तो फिर शक्ति का वितरण उन सब के मध्य में होगा जो कि न्याय के पक्षधर हैं। लेकिन क्या हम इस संभावना को आज नकार नकार दें कि अन्याय के साथ शक्ति का संबंध हुआ है? तो अन्याय करने वाली जो ताकतें हैं इस विश्व व्यवस्था में, अब वे शक्ति का संचालन कर रही हैं, यानी शक्ति उनके नियंत्रण में है। दे हैव कैप्चर्ड द पावर। और अगर पावर उन लोगों के पास में है जो अन्याय को विभिन्न माध्यमों से लेजिटिमेसी देते हैं, और उस अन्याय को लेजिटिमेसी देने के लिए वो धर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी धर्म, अन्याय और शक्ति, इन तीन के मध्य के संबंधों का उल्लेख अगर हम आज के संदर्भ में करें और उसके माध्यम से संस्थाओं को तलाशने की कोशिश करें, उनकी भूमिकाओं का मूल्यांकन करने की कोशिश करें, तो विश्व व्यवस्था का एक नया स्वरूप हमारे सामने उभर करके आता है। मुझे लगता है कि जब हम इसके बाद अगले लेक्चर में जाएंगे, तब इस संदर्भ को लेकर के जो शक्ति संरचना पर अध्ययन हुए हैं, मैक्स वेबर के अध्ययन है, जिसमें मैक्स वेबर से लेकर के मिशेल फोको तक के अध्ययन है, उन सब का भी हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पिछली बार तक हमने अपने उस वक्तव्य में जॉन यूरी को शामिल किया था, और जॉन यूरी के विश्लेषण में इस तथ्य का विवेचन करने की कोशिश की थी कि कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी
आज के विश्व की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जटिल किस्म की गतिशीलताएं। यानी हम ये कहें कि गतिशीलता की जो संरचना है वह इतनी ज्यादा व्यापक है कि उसमें अनेक तरह की सब कैटेगरीज, उसमें अनेक प्रकार की उप श्रेणियां सम्मिलित हो गई हैं। जॉन यूरी एक जगह पर यह कहते हैं, जिसकी बात हम पिछली बार भी कर रहे थे, कि सोशल एज सोसाइटी, समाज एक सामाजिक एक समाज के रूप में, यानी अगर सामाजिक है तो समाज की प्रणाली है। तो समाज की व्याख्या करने के लिए सोशल को केंद्र में रखा गया था, जो कि पहले के समाजशास्त्री कहते हैं मैन एज सोशल बीइंग के साथ जुड़ करके हम पूरी सोसाइटी की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, और उसी से हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को, समाजशास्त्र की प्रकृति को, समाजशास्त्र के स्कोप को और विभिन्न अवधारणाओं को तलाशने का प्रयास करते हैं। लेकिन जॉन यूरी का मानना है कि एक शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सोशल एज सोसाइटी टू सोशल एज मोबिलिटी। अब जो सामाजिक है उस सामाजिक की व्याख्या हमें गतिशीलता के संदर्भ में करनी चाहिए। यानी जो सोसाइटी है वो अगर मोबिलिटी के रूप में व्याख्यायित की जाए, उसकी परिभाषा दी जाए, उसकी विवेचना की जाए, तो समाजशास्त्र का एक नया स्वरूप हमारे सामने निकल करके आता है। यानी मोबिलिटी मीन्स प्रिविलेंस ऑफ डायनामिज्म, गत्यात्मकता, हर किस्म की गत्यात्मकता, जिसमें रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, जिसमें रिफॉर्मेटिव टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, जिसके अंदर रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसीज भी हो सकती है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की भी टेंडेंसीज हो सकती है। और इन सब के कारण हम सामाजिक इकाई के रूप में लगातार गतिशीलता का हिस्सा बने हुए हैं। उस गतिशीलता में अनेक प्रकार के संदर्भों को तलाशा जा सकता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जा रहे हैं, उस स्थान पर आप कितना समय रुक रहे हैं, उस संस्थान में आप कितना समय रुक रहे हैं जहां पर कि आप वर्क फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक किसी दूसरे संस्थान में चले जाते हैं। सामाजिक संबंधों के अंदर किस तरह से एक बिखराव की स्थिति है, और उस बिखराव की स्थिति में संबंधों के एक ढांचे को त्याग कर आप दूसरे ढांचे का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह की ये जो गतिशीलताएं हैं, वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में हो, चाहे इतिहास के विश्लेषण और इतिहास की व्याख्या में, इन सब के साथ अगर हम समाज को तलाशने की कोशिश करेंगे, तब हमको लगता है कि हम सोशल एज सोसाइटी के स्थान पर सोशल एज मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, और इससे समाज शास्त्र की एक नई परिभाषा हमारे सामने आती है। अब हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी by and large does not deal with society, rather it deals with complex kind of mobilities। ये जटिल किस्म की जो गत्यात्मकताएं हैं, जो गतिशीलताएं हैं, उनका अपना अध्ययन करती है। और हमने इसमें फिर ये बात की थी कि जब आप इस कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी की बात करेंगे, इस मल्टी डायमेंशनल मोबिलिटी की बात करेंगे, तो इसमें नेटवर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लूइडिटीज भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी एक 33 किस्म का तरलता, 36 किस्म की तरलता, जैसे मैंने कहा ना कि आप एक संस्थान से दूसरे संस्थान में चले गए। एक संस्थान में चूंकि आप अपने आप को डिससेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, तो पक्ष तो आपके उतने ही हैं, लेकिन आप दूसरे संस्थान में चले जाते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शिक्षा की प्रणाली के अंदर जो एनईपी 2020 वाला डायमेंशन है, उसमें भी इसी प्रकार की ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लूइडिटीज हैं, इनको आपके सामने ला करके नए ढांचे और उप ढांचे निर्मित करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के कारण समाज का भविष्य का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर के हमारे सामने कुछ सवाल तो आएंगे ही। और मुझे लगता है कि समाजशास्त्र के और समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को इन सवालों को अब एड्रेस करने की जरूरत है।
ऐसा ना हो कि आगे स्थितियां ऐसी हो जाए जब हमको लगे कि इसको एड्रेस करने के लिए हमने पहले से कदम क्यों नहीं उठाया था। फिर एक नेक्स्ट जो साक्षात्कार था इस पुस्तक के अंदर, वो सेस्किया सेशन का साक्षात्कार है। सेस्किया सेशन का मानना यह है कि समूचे सामाजिक व्यवस्था को विश्लेषित करने के लिए अब हमें इन इक्वलिटी को केंद्र में रखने की जरूरत है। यानी अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, वर्ल्ड की सोशियो कल्चरल सिस्टम्स की गतिशीलताओं को और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना चाहते हैं, उसके अंदर उभरने वाले अनेक तरह की संस्थागत मान्यताओं और संस्थाओं के रिजेक्शंस को समझना चाहते हैं, तो आपको असमानताओं को देखना पड़ेगा। और वे असमानता, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि ये असमानता अब हर किस्म की है। सोशियो कल्चरल इनइक्वलिटीज तो है ही, पावर की इनइक्वलिटी भी है, इनकम की भी है, वेल्थ की भी है, और अगर आप सोशल कैपिटल, कल्चर कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, इन सबके साथ में भी चले जाएं, तो चूंकि इनका भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उस एक्यूमुलेशन के कारण इन क्षेत्रों में भी असमानताएं उभर करके आ रही हैं। जेंडर इनइक्वलिटी हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने एज सेट को लेकर के, आयु श्रेणी को लेकर के असमानताएं मौजूद हैं, और हमारे सामने नेशनल और इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी अनेक प्रकार की असमानता है। यानी दूसरे रूप में हम ये कहें तो ये कहा जा सकता है कि आप कोई सा भी माइक्रो या मैक्रो किस्म का ढांचा ले लें और उसका विश्लेषण करें, तो उसमें नॉर्थ और साउथ का डिवाइड आपको दिखेगा। यहाँ नॉर्थ का अभिप्राय डेवलप्ड डायमेंशन से है, और साउथ का अभिप्राय जो अंडर डेवलप्ड है उस डायमेंशन से है। यानी नॉर्थ साउथ डिवाइड इटसेल्फ इज द रिवीलेशन ऑफ सेवरल काइंड ऑफ इनइक्वलिटीज। तो हमको इनइक्वलिटी को देखने की जरूरत है। और ये इनइक्वलिटी के कारण हो क्या रहा है कि हमको ये जो मोबिलिटी है, जो माइग्रेशन के फॉर्म में हमारे सामने आई है, यह प्रक्रिया बहुत तीव्र हुई है। ट्रांसनेशनल मोबिलिटी है जो लोगों के बीच में देखी जा सकती है। लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। अब एक देश से दूसरे देश में जाने पर आप आज लीगलिटी और इलीगलिटी के सवाल उठाने लगे हैं कि कौन से तो विधिक प्रणाली से आए हुए अप्रवासी हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से दूसरे देशों में गए हैं अपने कार्य की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। एक इस तरह का पक्ष है। दूसरा ये भी है कि क्योंकि विभिन्न देशों के अंदर अब अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर्स उभर रहे हैं, कुछ इस किस्म के नेक्सस उभर रहे हैं जहां पर कि करप्शन उभर करके आ रहा है। आइडेंटिटीज के इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि लोग अपने आप को इनसिक्योर मानने लगे हैं। तो सिक्योरिटी की तलाश में, अपने जीवन प्रणाली को एक सुचारू रूप देने की तलाश में, न्यूनतम भय जहां पर मौजूद हो, न्यूनतम असुरक्षा जहां पर हो, उन देशों के अंदर जाना पसंद कर रहे हैं। तो वो एक ट्रांसनेशनल मोबिलिटी है, जिस मोबिलिटी ने एक तरफ तो मल्टीकल्चरलिज्म को जन्म दिया है, लेकिन उस मल्टीकल्चरलिज्म के साथ साथ दूसरे तरह के खतरे विभिन्न देशों के अंदर उत्पन्न किए हैं। यानी मल्टीकल्चरलिज्म ऑन दी वन हैंड एंड आइडेंटिटी इश्यूज ऑन दी अदर साइड। और इसकी वजह से आप कई किस्म की हिंसा की गतिविधियों को विभिन्न देशों के अंदर उभरते हुए देख रहे हैं। और इसके कारण क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं, नागरिकों के बीच में असंतोष बढ़ रहा है, तो अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर मजबूत होता चला जा रहा है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये फासिज्म पर आधारित जो राजतंत्र था, जिसको हमने फासीवादी और नाजीवादी दौर में इटली में और जर्मनी के अंदर देखा था, लगभग उसी प्रकार की स्थितियां एक नए मीनिंग के साथ विभिन्न देशों के अंदर उभर करके आ रही हैं। मनी की भी मोबिलिटी है, जो आपकी अपनी करेंसी है, वह करेंसी भी एक देश से दूसरे देश में जा रही है। अगर अमेरिका जाकर के या विभिन्न पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में जाकर के हमारे यहाँ के
जो कामागार हैं वे काम कर रहे हैं, हमारे वहां जाकर के जो शिक्षित जनसंख्या है वह काम कर रही है। तो वो जिस तरह के पैसे, जिस तरह का धन अपने माता पिता को भेजते हैं हर महीने या हर साल में, तो उस तरह का ये जो मनी फ्लो है, वह मनी फ्लो भी हमको विभिन्न देशों के मध्य में देखने को मिलता है। ये हमको एक बार समझने की जरूरत है। तो जो इमिग्रेशन का ट्रेंड है, जो प्रवासियों की अप्रवासियों की जो प्रवृत्तियां हैं, तो किस तरह का ट्रेंड चल रहा है विभिन्न कारणों से, उसको एग्जामिन करने की आवश्यकता आज हमें ज्यादा लगती है, ताकि हम सामाजिक व्यवस्थाओं में आने वाली जो गतिशीलताएं हैं उन गतिशीलताओं को व्यापक तरीके से समझ सकें। और इसी से मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रणालियों को भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि किस प्रकार की राजनीति इस इमिग्रेशन ट्रेंड के कारण परिवर्तित हो रही है। आप भारत का भी अध्ययन कर सकते हैं इस संदर्भ में, और इस संदर्भ में आप विभिन्न देशों को, अमेरिका का, जर्मनी का, कनाडा का, फ्रांस का, इन सब का भी अध्ययन कर सकते हैं। और क्या इस इमिग्रेशन के कारण आपके जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में बदलाव आया है, इसको भी आप एग्जामिन कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि एक प्रांत और दूसरा प्रांत, इनके बीच में क्या इस प्रकार का जो एक इंट्रानेशनल माइग्रेशन है, जो कि इंटर स्टेट माइग्रेशन के रूप में एक राज्य से दूसरे राज्य में है, क्या उन राज्यों के अंदर भी वह माइग्रेटरी टेंडेंसीज विभिन्न प्रकार की पहचानों को जन्म दे रही हैं, जो भाषाई भी हो सकती है, जो धार्मिक भी हो सकती है, जो क्षेत्रीय भी हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। और जिसके कारण संरचनात्मक तनावों की संभावनाएं उन प्रांतों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। एक ये पार्ट हमको देखना पड़ेगा। एक ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो एक वैश्विक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, वह वैश्विक स्तर पर परिवर्तन, मैंने पहले भी कहा कि पावर स्ट्रक्चर में ये बड़े बदलाव ला रहा है, और इस पावर स्ट्रक्चर के बदलाव को जानने की जरूरत है। तो व्हाट इज द इंटरप्ले बिटवीन ग्लोबल चेंजेस एंड स्टेट पावर, इन दोनों के बीच के भी संबंधों को हमें देखना पड़ेगा। राज्य की जो शक्ति है, राज्य के केंद्र में, राज्य के हाथ में जो शक्तियां हैं, राज्य के पास जो केंद्रित शक्तियां हैं, उन केंद्रित शक्तियों में किस प्रकार के बदलाव ग्लोबल चेंजेस के कारण, वैश्विक परिवर्तनों के कारण हो रहे हैं, और उन वैश्विक परिवर्तनों के कारण स्टेट पावर किस तरह से कार्य कर रही है, और क्या उस कार्य प्रणाली में कुछ ऐसे तत्व भी उत्पन्न हो रहे हैं जो इनसाइडर्स के रूप में आते जाते हैं, और उनके कारण कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोवरेंटी को चैलेंज मिल रहे हैं। जो आपकी राजनीतिक संप्रभुता है, उस राजनीतिक संप्रभुता को चुनौतियां मिल रही हैं। क्योंकि राजनीतिक संप्रभुता का सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन मूल्यों की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति के आधार पर, और उस उत्पत्ति को केंद्र में रख करके ही समाज विज्ञान के विभिन्न विषय विकसित हुए थे। प्रत्येक विषय कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोवरेंटी के सवालों को लेकर के सामाजिक संस्थाओं का, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो हमें उन पक्षों को भी तलाशने की जरूरत है। तो आज पॉलिटिकल सोवरेंटी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के केंद्र में कौन है, क्या ग्लोबल चेंजेस उन चुनौतियों को उत्पन्न कर रहे हैं, और अगर वो उत्पन्न कर रहे हैं तो फिर स्टेट पावर क्या स्ट्रांग होकर के उन चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है, या जो विभिन्न शक्तिशाली देश हैं उनके सामने आत्मसमर्पण कर अपनी पॉलिटिकल सोवरेंटी को धीरे धीरे कमजोर करती जा रही है, जो आगे चलकर अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, जो वार के रूप में, जो एग्रेशन के रूप में, या जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के रूप में सामाजिक यथार्थ बनकर हमारे सामने आ सकते हैं। ये चर्चा सस्किया सेशन ने अपने इस एक लंबे साक्षात्कार के रूप में की है। इसके बाद में एक और साक्षात्कार इसके अंदर अल्रिच बेक का है। अल्रिच बेक ने अपने साक्षात्कार में
बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं दोस्तों, और उन सवालों को हमें कहीं ना कहीं पद्धति शास्त्रीय पक्षों के साथ भी जोड़ करके देखने की जरूरत है। अल्ड्रिच बेक का मानना यह है कि क्या मेथोडोलॉजिकल नेशनलिज्म आज भी हमारे सामने एक महत्वपूर्ण उपागम है, जिसके आधार पर सामाजिक यथार्थ का अध्ययन किया जा सकता है। मेथोडोलॉजिकल नेशनलिज्म का मतलब ये है कि विभिन्न देशों के अंदर जो अपनी सामाजिक संरचनाएं हैं, जो उनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को केंद्र में रख करके वहां पद्धति शास्त्र विकसित होता है, और उस पद्धति शास्त्र को इस्तेमाल करके हम कॉजलिटी की तलाश करते हैं और उसके आइडियोलॉजिकल रूट्स को देखते हैं, उसके अंदर सैद्धांतिक उभार की संभावनाओं को तलाशते हैं। उसी के माध्यम से हम विभिन्न अवधारणाओं को भी केंद्र में लाने का प्रयास करते हैं। ये मेथोडोलॉजिकल नेशनलिज्म का पक्ष है। लेकिन जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, और उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक देश दूसरे देश को प्रभावित कर रहा है, तो उस प्रभाव के कारण हमारे जितने भी सामाजिक यथार्थ हैं, हमारे यहाँ जितनी भी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रणालियां हैं, हमारे और आपके मध्य के जो सामाजिक संबंध हैं, क्या वे वाकई अब देशज कैरेक्टर के हैं, या उसमें कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय पक्ष, एक वैश्विक पक्ष उसके अंदर शामिल हो गया है। यानी मेरे और आपके बीच में जो सामाजिक संबंधों का स्वरूप है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में है, वो देशज है, वो स्थानीय है, वो राष्ट्रीय है, या वो ग्लोबल कैरेक्टर का है। इनका मानना यह है कि इसमें ग्लोबल कैरेक्टर की विशेषताएं आ गई, और इसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए। अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा हैं, स्वतंत्र बाजार प्रणाली का हिस्सा है, तो यह स्वतंत्र बाजार प्रणाली केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं है, ये संस्कृति के क्षेत्र में भी है, जहाँ कंज्यूमरिज्म भी है, ये राजनीति के क्षेत्र में भी है, जहाँ अनेक तरह के राजनीतिक विचार हमारी अपनी राजनीतिक प्रणालियों को प्रभावित कर रहे हैं। शक्ति संबंधों के अनेक स्वरूप हमारे सामने, क्या हमारी राज सत्ता सुनिश्चित कर रही है, या विभिन्न देशों की राज सत्ता हमारे यहाँ के शक्ति संबंधों को सुनिश्चित कर रही है? इन सब के कारण अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि मेथोडोलॉजिकल ग्लोबलिज्म या मेथोडोलॉजिकल इंटरनेशनलिज्म, इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे अपने सामाजिक यथार्थ में वैश्विक विशेषताएं भी सम्मिलित हैं, तो हमें अपने विश्लेषण को जानने के लिए, हमें कार्यकारणता को जानने के लिए, या सिद्धांत, अवधारणाओं और विचारधारा को जानने के लिए अपने पद्धति शास्त्र को राष्ट्रीय दायरों से बाहर ले जा करके उसे अंतरराष्ट्रीय या ग्लोबल दायरे में लाना पड़ेगा। यानी चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम मेथोडोलॉजिकल नेशनलिज्म टू मेथोडोलॉजिकल ग्लोबलिज्म, और पद्धति शास्त्र में ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत अल्ड्रिच बेक महसूस करते हैं। इसके साथ साथ अल्ड्रिच बेक का एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था, जिसकी चर्चा क्लासरूम के अंदर भी हुई होगी, और जिसकी चर्चा समाजशास्त्र के अधिकांश विद्यार्थी समय समय पर करते रहते हैं, रिस्क सोसाइटी, कि हमारा समाज एक जोखिम भरा समाज हो गया है, जिसमें क्लाइमेट चेंजेस हैं, जिसमें अनेक प्रकार की असंगतताएं उभर करके आ गई हैं। हमारे अपने हर सिस्टम को कोई ना कोई चैलेंज मिल रहा है, और उस चैलेंज के कारण, अगर इमीडिएट चैलेंज है और दीर्घकालिक चैलेंज है, तो हम वैकल्पिक संस्थाओं को, वैकल्पिक प्रणालियों को कैसे विकसित करें, ये भी हमारे सामने चुनौती मौजूद है। और उस चुनौती के कारण हम प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की रिस्क को उभरता हुआ देखते हैं। और उस रिस्क के साथ में अल्ड्रिच बेक बात करते हैं टेरिटोरियल ऑर्थोडॉक्सीज की भी, कि जो विभिन्न आपकी टेरिटरीज हैं, विभिन्न प्रकार की जो आपकी सीमाएं हैं, या जो विभिन्न देश हैं, आपके देश के अंदर भी जो विभिन्न प्रांत हैं, और विभिन्न प्रांत में भी
जिस तरह से एक माइक्रो स्ट्रक्चर तक अगर आप चले जाएं तो कई किस्म की ऑर्थोडॉक्सीज हैं, कई किस्म की ऐसे हमारे अपने पक्ष हैं जिसमें हम कहेंगे कि संकीर्णताएं मौजूद है। तो उन संकीर्णताओं का अध्ययन भी जरूरी है, क्योंकि अगर टेरिटोरियल ऑर्थोडॉक्सीज हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती हैं, न केवल ज्योग्राफिकल क्षेत्र में, न बल्कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर हमें वो ऑर्थोडॉक्सीज देखने को मिलती हैं, तो वे ऑर्थोडॉक्सीज हमारे अपने सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं, और उन ऑर्थोडॉक्सीज का एक ट्रांसनेशनल जो सोशल स्पेस है, एक जो विभिन्न राष्ट्रों के परे, विभिन्न देशों के परे, यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसे स्पेस निर्मित हुए हैं जहां विभिन्न देशों की संस्कृतियां, विभिन्न देशों की अर्थ प्रणालियां, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित चेतनाएं मौजूद हैं। तो फिर उन सब का अध्ययन करने की भी जरूरत है। तो जहां एक तरफ हमको टेरिटोरियल ऑर्थोडॉक्सीज का अध्ययन करना पड़ेगा, वहीं हमें दूसरी तरफ ट्रांसनेशनल जो सोशल स्पेसेस हैं, उन सोशल स्पेसेस का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अल्रिच बेक एक जगह पर यह भी कहते हैं कि जो राष्ट्र है, नेशन इज नो लॉन्गर नेशन और इंटरनेशनल इज नो लॉन्गर इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल में नेशनल मौजूद है और नेशनल में इंटरनेशनल मौजूद है। तो नेशनल इंटरनेशनल का ये जो रिलेशनशिप है, जिसमें कौन कहाँ कितना प्रभावित कर रहा है एक दूसरे को, इसका अध्ययन करके हम समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करें। तो मेथोडोलॉजिकल नेशनलिज्म, टेरिटोरियल ऑर्थोडॉक्सीज, रिस्क सोसाइटी, ट्रांसनेशनल सोशल स्पेसिस और नेशन इंटरनेशनल, इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस को हमें समझने की जरूरत है। ये अल्रिच बेक का मानना था। ये कुछ महत्वपूर्ण साक्षात्कार थे। एक साक्षात्कार इसमें फ्रांसवाइस वर्गीस का भी है, जिसके विषय में हम अगली बार बातचीत करेंगे, क्योंकि उसमें पोस्ट कॉलोनियल चैलेंजेस को उन्होंने बड़े व्यापक तरीके से उठाने की कोशिश की है और उसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण साक्षात्कार है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे अपने इस विमर्श को आप अपने साथियों तक, अपने शिक्षकों तक पहुंचाएं, इसको व्यापक करें और केवल सुने नहीं, अपने सवाल, अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमको दें। सोशियोलॉजिकल पाथवेज को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि आगे चल करके हमारी ये विमर्श समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक तरह के ऐसे डिस्कोर्सेस को जन्म दे सकें, डिस्कशंस को जन्म दे सकें, जो हमारे सामने उभर करके आएंगी और जो समाजशास्त्र के विकास के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारी समझ को विकसित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।